हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, इस सेशन में आज हम पूरी की पूरी बात करेंगे आईएएस पर। ठीक है, आईएएस कैसे बनते हैं। यहाँ पर कई डाउट होते हैं बच्चों के, और कुछ बच्चे जो होते हैं 12th पास कर लिया या फिर 10th पास कर लिया और वो सपना देखते हैं आईएएस बनने का। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं यहाँ आप देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि हम किसी भी आईएएस से इंस्पायर हो जाते हैं और फिर हम भी सपने देखने लगते हैं कि आईएएस कैसे बनेंगे। तो यहाँ केवल कहने से आईएएस नहीं बनते, हर एक चीज़ के पीछे बहुत कड़ी मेहनत छिपी हुई होती है। तो उसी तरीके से यहाँ जो भी आपके डाउट बनेंगे, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आईएएस कैसे बने। तो आईएएस बनने के लिए बहुत सारी रणनीति के साथ में आपको तैयारी करनी होती है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि आईएएस के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, योग्यता क्या रहती है। इसके बाद कितने अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। तो यहाँ जो अटैम्प्ट होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं। फिर जो आईएएस के लिए है, एज लिमिट क्या रहती है। जनरल के लिए एज लिमिट क्या होती है, आपके ओबीसी के लिए क्या होती है, एससी एसटी के लिए क्या एज लिमिट रहती है। इसके बाद क्वेश्चन होता है कि आईएएस एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, फिर है सिलेबस क्या होता है इसका। फिर जो आईएएस अधिकारी जब बन जाते हैं तो इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, और जब आप आईएएस बन जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, आवास की कैसी सुविधा रहती है, इसके बाद परिवहन की क्या व्यवस्था रहती है, आईएएस के प्रमुख कार्य क्या रहते हैं। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट पर हम बात करते हुए चलेंगे और आपके यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको आईएएस जो यदि आप सपना देख रहे हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईएएस होता क्या है। ठीक है, कहाँ आपको कब कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, कब आप इसकी तैयारी करेंगे, कैसे कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या सब्जेक्ट रहेंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने सुना होगा यूपीएससी। ठीक है, क्या यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। अब जो यूपीएससी होता है यह आपकी जो है सिविल परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है। तो इसके अंतर्गत आपकी जो है टोटल जो है 24 परीक्षाएं ये कंडक्ट करवाता है, जिनमें ए ग्रेड भी शामिल है, आपका बी ग्रेड भी शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन एग्जाम्स होते हैं उनमें आपने आईएएस सुना होगा। ठीक है, इसके बाद आईपीएस सुना होगा, पुलिस जो आपका होता है। ठीक है, पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है आईआरएस होता है, क्या होता है आईआरएस। एक आपका होता है आईएफएस। ठीक है, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है। ठीक है, एक फॉरेस्ट सर्विस होती है। तो ये मुख्य रूप से आपकी ये चार जो परीक्षाएं होती हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएएस सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि आईएएस जो एग्ज़ाम्स क्लियर करवाता वो आपका यूपीएससी है। ठीक है, अब जो आईएएस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब देखिए, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं यह सिविल सेवा में सिलेक्ट होने के बाद, मतलब सिविल सेवा जो आपकी यूपीएससी है उसमें सिलेक्ट होने के बाद गर्व और गौरव की बात होती है। तो ये बात नहीं कि आईपीएस में ही सिलेक्ट हुए तभी गर्व और गौरव की बात, कोई भी आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं तो वो अपने लिए, ठीक है, अपने हिसाब से अपने लिए गौरव की बात होती है। ठीक, अब देखिए और जो आईएएस या आईपीएस होते हैं यह मतलब सही मायने में यदि आपको बात करें तो ये नौकरी तो इनको मिली ही है, लेकिन यह देश की सेवा करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। सिविल सेवा के जरिए अभी आपको बताया 24 सर्विसों के लिए परीक्षा ली जाती है, जिसमें आपकी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होती है, आईपीएस, आईआरएस और ग्रेड ए बी जैसे पद भी इसमें शामिल होते हैं। अब देखेंगे हम आईएएस होता क्या है। तो जो आईएएस ऑफिसर है यह सिविल सर्विस में सर्वोच्च पद माना जाता है। अब यहाँ पर केवल आईएएस जो है उसमें भी कई आपके पद होते हैं। ठीक है, एसटीएम वगैरह करके, तो अभी आगे हम बताएंगे आपको। तो सर्वोच्च पद तो आपका आईएएस हो गया, जिसके लिए केवल जुझारू अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाता है। तो यहाँ केवल आईएएस का एक एग्ज़ाम नहीं होता, अभी हम पैटर्न देखेंगे। पहले प्री एग्ज़ाम्स आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप मेंस देंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
तो जो मतलब इन सभी परीक्षाओं में क्वालिफाई हो जाता है उसी का यहाँ चयन किया जाता है। फिर यहाँ पर जो दिया है आईएएस ऑफिसर को ही भारतीय प्रशासन में सबसे उच्च कोटि का अधिकारी माना जाता है। जिले में चाहे सुरक्षा की बात हो या देश स्तर पर डिफेंस सचिव की, हमेशा इन पदों के लिए अनुभवी आईएएस अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ एज लिमिट क्या रहती है, थोड़ा सा आपकी जो आयु सीमा है वो किस तरीके से निर्धारित होती है। तो जो आपका सामान्य वर्ग होता है, मतलब सामान्य श्रेणी होती है, इनके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष, मतलब 21 तो सभी कैटेगरी के लिए रहेगी आपकी न्यूनतम आयु सीमा, और अधिकतम जो होती है 32 वर्ष होती है। ठीक है। ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम होती है 35 वर्ष, मतलब इनको कुछ बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद एससी और एसटी के लिए न्यूनतम 21 है और अधिकतम कितनी होती है, 37 वर्ष होती है। ठीक है। इसके बाद आईएएस के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगता है ये, ठीक है, कब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कब आप एलिजिबल माने जाएंगे आईएएस के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ अनिवार्य है। यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप आईएएस में सम्मिलित नहीं हो सकते। ठीक है। तो यहाँ जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपकी स्नातक होती है यानी ग्रेजुएशन। अब ये बात है, यहाँ पर एक बात निकल करके आती है, कुछ डाउट बनते हैं बच्चों के कि स्नातक जो है वो किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। ठीक। तो यहाँ जो बच्चों का डाउट बनता है वो यही बनता है कि किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो यहाँ आपको बता दें कि चाहे आपका आर्ट हो या कॉमर्स हो या बायोलॉजी हो या अदर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर उससे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आर्ट से जैसे बीए किया, बीकॉम किया है या बीएससी किया है, तो यहाँ पर वो छात्र एलिजिबल माने जाते हैं आईपीएस के लिए। ठीक है। अब देखते हैं आईएएस के अटेम्प्ट किस वर्ग में कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो जनरल वर्ग होता है उसके लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं और एससी एसटी के लिए, मतलब जितनी उनकी अधिकतम आयु सीमा है तब तक इनके लिए अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फॉर्म अप्लाई किया आपने, ठीक है, तो ये काउंट कब होते हैं, जब आप उस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और परीक्षा देने ही नहीं गए तो वो अटेम्प्ट यहाँ नहीं माना जाता है। तो ये बात यहाँ आप क्लियर कर लें। ठीक है। अब देखते हैं आईएएस कैसे बने स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो यहाँ आपने देखा होगा कि सबसे पहले ग्रेजुएशन तो यहाँ मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन आप कब करेंगे, जब आपने 12th कर रखा होगा। ठीक है। तो 12th तो यहाँ अनिवार्य होना ही है। साथ ही साथ में ग्रेजुएशन भी किसी भी स्ट्रीम में आपने पास की हो, जैसे आपका बीएससी हो गया या बीकॉम हो गया या आपका बीए हो गया। ठीक है। तो ग्रेजुएशन तो सबसे पहले 12th ग्रेजुएशन। इसके बाद यूपीएससी जो पोर्टल है उसमें आईएएस सिविल सर्विस के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। तो ये आवेदन हर वर्ष आपके फरवरी माह में यहाँ पर डलते हैं। ठीक है। तो ये बात क्लियर। हाँ, कुछ परिस्थिति बन जाती है कि फरवरी से थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन डलते फरवरी में है, फरवरी, लास्ट फरवरी या मार्च तक। ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो किस तरह से आपने आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद आपके पास निकल करके डेट आती है, जैसे फरवरी में आपने अप्लाई किया है तो मार्च या अप्रैल तक आपकी जो है प्री परीक्षा ले ली जाती है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो प्री का होता है, प्रीलिम्स जो एग्जाम्स होता है वो होगा यहाँ पर। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब ये एक तरह से पात्रता होती, जब तक आप इसमें पात्रता हासिल नहीं करेंगे आप मेंस एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बाद मेंस होता है। मेंस में जब आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होता है। ठीक है। तो ये 3 चरण होते हैं। और ये बाद की बात है, जब आप इन तीनों परीक्षाओं को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको विशेष संस्था के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक। अब देखिए आईएएस जो ऑफिसर है, इसको बनने के लिए जो आपके परीक्षा का पैटर्न है उसमें जो प्री परीक्षा होती है, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम्स होता है आपका पहला एग्ज़ाम, उसमें 2 आपके जो है सब्जेक्ट होते हैं, एक तो जनरल स्टडी और एक सीसेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है।
कितने पेपर होंगे इसमें? आपके प्री में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडी का और सी सेट का, दोनों ही हैं। जो टोटल अंक इसके कितने होते हैं? 200 अंक होते हैं, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट है। यहाँ पर अब जो आपकी जो पहला पेपर रहेगा वो जनरल स्टडी का होता है, तो इसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सी सेट के 80 क्वेश्चन। अब जैसे आपका जो जनरल स्टडी है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है और आप मेंस के लिए चुने जाते हैं। तो जो आपका जनरल स्टडी है उसमें क्या क्या पूछा जाता है? करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वर्तमान में कहाँ पर कौन सी घटना हुई, इस तरीके से, ठीक है। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ये आपके जनरल स्टडी में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो सी सेट होता है, इसमें केवल पास होना होता है, अर्थात 33% मार्क्स ही इसमें चाहिए होते हैं। तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह इसमें पूछे जाते हैं। तो ये केवल पास होने के लिए है, लेकिन इसमें पास होना होता है, ठीक है। परंतु मेरिट जो है वो आपके जनरल स्टडी के बेस पर बनती है, उसी के आधार पर आप मेंस के लिए चुने जाएंगे। फिर जो आपने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, फिर कुछ समय के बाद में आपके मेंस एग्ज़ाम्स की डेट आती है 1-2 महीने बाद, और फिर आपको मेंस एग्ज़ाम्स जो होता है इसमें टोटल 9 पेपर देने होते हैं, और इसके जो नंबर हैं वो आपके जुड़ते हैं। मेंस एग्ज़ाम और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो होता है, इसी के बेस पर आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो 9 पेपर होते हैं, इसमें जो शुरू के 7 पेपर होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनती है और आपका चयन किया जाता है। तो इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 1750 होते हैं, जो 7 पेपर हैं इनके, ठीक है। तो इनका जो सिलेबस होता है यहाँ आप देख सकते हैं मतलब किस तरीके से, और यदि आप इन पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके मतलब जो पेपर आपका मेंस होता है उसके पूरे सिलेबस पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब आपका प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो गया, इसके बाद आपको टाइम दिया जाता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और मात्र 45 मिनट का ये इंटरव्यू होता है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाती आपसे, आपकी केवल क्षमता को जांचा परखा जाता है, ठीक है। आप क्या सोच सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ये चीज़ होती है। इसके बाद जब आप तीनों परीक्षाएं पास कर लेंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इसके बाद आपकी जो है लवाना जो एक मतलब आपका इंस्टीट्यूट होता है, एकेडमी होती है, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आईपीएस जब आप बन चुके हैं, इसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन होता है कि इनकी सैलरी कितनी होती है और जो महंगाई भत्ता है वो क्या दिया जाता है। तो देखिए, आईएएस जो है इसमें जो आपकी मिनिमम सैलरी होती है वो देख पा रहे होंगे, मतलब 56,100 करके इस तरीके से होती है, और अधिकतम मतलब जो है कितने मतलब इतने रुपए आपको दिए जाते हैं, ठीक, 2,50,000 तक, ठीक है। इसके बाद आपके जो है आवास, मतलब आपको किस तरीके से सुविधाएं मिलती हैं। तो आईएएस को तैनाती के साथ जिले या राज्य में जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है वहां के प्रतिबंधित क्षेत्र में डुप्लेक्स बंगला प्रदान किया जाता है। जिला आयुक्त या मुख्यालय में पोस्टिंग होने पर भी उसे यह लाभ दिया जाता है। इसके बाद यातायात या परिवहन के लिए क्या सुविधा दी जाती है आईएएस को? तो आने जाने के लिए कम से कम 1 और अधिकतम 3 सरकारी वाहन चालक सहित प्रदान किए जाते हैं। वाहन का ईंधन और रखरखाव सरकार के द्वारा ही वहन किया जाता है, इसका निजी कोई खर्चा यहाँ पर नहीं होता है। फिर आईएएस की प्रमुख कार्य या जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो देखिए, एक जो आईएएस के रूप में राजस्व से संबंधित कार्य करने होते हैं, जैसे राजस्व का संग्रह करना। दूसरा कार्य जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा कार्य एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में भी ये कार्य करना होता है। इसके बाद आईएएस को मुख्य विकास अधिकारी जो सीडीओ होता है या जिला विकास आयुक्त के रूप में कार्य करना होता है। जिले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना होता है। नीतियों की निगरानी के लिए औचक निरीक्षण करने की यात्रा करनी होती है। वित्तीय मामलों को मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक निधियों में व्यय करने की जांच करनी होती है। सरकार की नीति बनाने में संयुक्त सचिव, उप सचिव के रूप में सलाह देने, परामर्श देने और नीतियों को अंतिम आकार देने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार के दैनिक मामलों को संभालने का भी उत्तरदायित्व होता है इनका। फिर इनका जो पद है आईएएस में, इसमें भी मतलब रैंक के हिसाब से पद मिलते हैं, ठीक है। तो
जैसी रैंक होती है उसके आधार पर आईएएस जो ऑफिसर हैं, जैसे एसडीओ है तो ये भी एक आईएएस का ही पद है, ठीक है, तो इसको भी आईएएस कहेंगे। एसटीएम हो गया संयुक्त कलेक्टर, मुख्य विकास अधिकारी हो गया, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, विभागीय आयुक्त, सदस्य बोर्ड ऑफ राजस्व, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, तो इसके अंतर्गत कैटेगरी होती है। फिर आईएएस के पास में क्या शक्ति होती है, क्या अधिकार होते हैं, तो देखिए आईएएस अधिकारी एक जिले या विभाग का प्रमुख होता है। विभाग में होने वाले प्रत्येक कार्य के लिए वह उत्तरदायी है। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हैं। यदि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई यहाँ तक कि सस्पेंड तक कर सकते हैं। वह कर्मचारियों को निलंबित कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी कानून विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है और शासन से बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। इसके बाद आईएएस का जो निलंबन होता है उसकी शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास होती है। अन्य कोई भी शासन द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है। तो आई होप आपका जो डाउट बन रहा था आईएएस को लेकर वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। और यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को साझा जरूर करें। धन्यवाद।